नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहर चैप्टर नंबर 12। हिस्ट्री क्लास 12th की है। इसका 12वां चैप्टर है और कंप्लीट चैप्टर हम इसमें पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य एवं इससे जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैं कंप्लीट ये जो नोट्स हैं आपको अवेलेबल कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारा ऐप जो है उसे इंस्टॉल करिएगा। हमारे ऐप में आपको प्रत्येक चैप्टर में ये जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये जो 12वें चैप्टर के नोट्स हैं आप नीचे डाउन स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो हमारा जो चैप्टर है ना ऐप में 12वां चैप्टर, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं और इसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। आप डाउनलोड करिएगा और सारी चीज़ें वहाँ से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ करके हम सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं औपनिवेशिक शहर किसे कहते हैं। तो भारत में औपनिवेशिक शहरीकरण की बात करते हैं। भारत में कलकत्ता, जिसे वर्तमान में हम कोलकाता कहते हैं, बम्बई जिसे हम मुंबई कहते हैं और मद्रास जिसे हम चेन्नई कहते हैं का औपनिवेशिक शहरों के रूप में तीव्र गति से विकास हुआ। क्योंकि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जो 3 जगह थी, कलकत्ता सबसे पहले इन्होंने बंगाल में कोलकाता, उसके बाद बम्बई और मद्रास, तो इन तीनों शहरों का विकास किया था। इन तीनों शहरों को जो है इन्होंने अपनी जगह जो है वो उन्होंने बना ली थी। तो इस तरीके से ये औपनिवेशिक शहरों के रूप में इन तीनों ही शहरों का विकास तीव्र गति से हुआ। इनका महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेज़ी से बढ़ रहा था और ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। तो ये तीनों शहर थे जहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और यहाँ से ये पूरे भारत को जो है वो शासित करते थे। मद्रास, मुंबई और कोलकाता तीनों ही शहर मुख्यतः मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे। मतलब यहाँ पे मछलियों का उत्पादन होता था और इसके अलावा यहाँ बुनाई के गांव थे, यानी कताई बुनाई का कार्य जो है वो यहाँ पे होता था शुरुआत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण ये शहर व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। तो अब पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा मुगल काल में अलग जो शहर थे वो दूसरे जो शहर थे वो उस समय विकास की ओर अग्रसर थे, लेकिन जैसे ही शासन बदला उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ भारत में, तो इन्होंने जो है वो अलग केंद्रों को विकसित करना शुरू किया और इसी के तहत इस ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण ये तीनों ही शहर मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, है ना, तीनों शहरों का तीव्र गति से विकास हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में मद्रास में और 1690 ईस्वी में कोलकाता को अपना केंद्र बनाया था। याद रखिएगा, सन आपको याद रखना है। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में मद्रास को और 1690 में कोलकाता को अपना केंद्र बनाया था। हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने फिर क्या किया था। यहाँ पे बम्बई, मद्रास और कोलकाता तीनों ही जगहों पर एक एक किला बनाया था और वहाँ पर ये लोग रहते थे। 1661 में ब्रिटेन के राजा ने मुंबई जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। एक्चुअली क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एकाधिकार प्राप्त था। ब्रिटेन के महाराजा ने उन्हें भारत में जो है वो व्यापार करने का एकाधिकार दिया था, लेकिन ये कंपनी बाद में भारत में आकर के और यहाँ पर जो है व्यापार के साथ साथ इन्होंने सत्ता भी अपने हाथ में ले ली। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुंबई जो कि ब्रिटेन के महाराजा को दहेज में प्राप्त हुआ था और उन्होंने फिर खुद यहाँ पे शासन चलाना उनके लिए संभव नहीं था, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को उसे दे दिया था पैसों के बदले में। और मुंबई जो है वो पुर्तगाल से जो है वो प्राप्त हुआ था ब्रिटिश महाराजा को, क्योंकि पहले ये पुर्तगाल के अधीन था। तो पुर्तगाल की राजकुमारी से जब ब्रिटेन के राजा ने शादी की तो शादी में दहेज के रूप में ये जो है उन्हें दिया गया था। ठीक है, पुर्तगाल के शासक ने मुंबई दहेज के रूप में ब्रिटेन के राजा को दे दिया था और ब्रिटेन के राजा ने फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमज़ोर पड़ते जा रहे थे और ये 3 ही शहर जो है वो तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे। बाकी सारे शहर जो है वो कमज़ोर होते जा रहे थे। खास चीज़ों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीज़ें बनती थी उनकी मांग घट गई थी और अब जब उनकी मांग घट गई तो फिर वहाँ पर वो जो लोग रहते थे वो एक प्रकार से बेरोज़गार होने लगे। तो इसलिए उन शहरों का विकास धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। लोग इन शहरों को छोड़ करके बम्बई, मद्रास और कोलकाता की तरफ जाने लगे।
इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र ढह गए। तो मुगल काल में जो जो केंद्र महत्वपूर्ण थे वो धीरे धीरे समाप्त होते गए और इसी प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है, यानी शहरों का विनाश या शहरों का विघटन या शहरों का टूटना या शहरों का एक प्रकार से पतन की ओर जाना विशहरीकरण कहलाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ, यानी इनका धीरे धीरे पतन जो है वो होता गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 10 से 11% लोग शहरों में रहते थे, बाकी सारे के सारे लोग जो है वो गाँव में रहते थे। ऐतिहासिक शहर दिल्ली की अगर बात करें तो 1911 ईस्वी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बन करके रह गया था और दिल्ली 1912 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद दोबारा तीव्र गति से यहाँ का विकास होने लगा। तो पहले क्या होता था कि कोलकाता से जो है वो ब्रिटिशर्स अपना शासन चलाते थे, कोलकाता भारत की राजधानी थी, लेकिन 1911 में उन्होंने भारत की राजधानी को दिल्ली को घोषित किया और 1912 में इन्होंने दिल्ली को भारत की राजधानी स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर से ये जो दिल्ली था ये भारत की जो राजधानी बनाने के बाद में इसका विकास तीव्र गति से होने लगा। मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। 18वीं शताब्दी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उसका महत्व घटने लगा। किसका? मछलीपट्टनम का, जो कि 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लेकिन बाद में अंग्रेजों के पास सत्ता आने के बाद अंग्रेजों ने बम्बई, मद्रास और कलकत्ता का विकास किया, तो इनका जो व्यापारिक जो महत्व था वो भी यहाँ पर केंद्रित हो गया। इसलिए यहाँ के जो बंदरगाह थे, है ना, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता की बंदरगाह तीव्र गति से विकास करने को अग्रसर हुए। 18वीं शताब्दी के अंत के दौरान मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता महत्वपूर्ण बंदरगाहों के रूप में विकसित हो गए। सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग ने नस्लीय रूप से विशिष्ट क्लब, रेस कोर्स और थिएटर बनाए। परिवहन के नए साधनों जैसे घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी, ट्राम, बस आदि के विकास ने लोगों को अपने काम के स्थानों से दूर के स्थान पर रहने की सुविधा प्रदान कर दी। हर जगह के शासक भावनाओं के माध्यम से अपनी शक्ति को व्यक्त करने का प्रयास करने लगे और कई भारतीयों ने वास्तुकला की यूरोपीय शैलियों को आधुनिकता और सभ्यता के प्रतीक के रूप में अपनाया। अब ये जो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, इन सब के बारे में, तो इनके स्रोत क्या क्या हैं, मतलब कहाँ से हमें ये जानकारी मिलेगी। तो स्रोत है एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड हैं वो, उसके बाद वहाँ से हमें ये संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल रही है औपनिवेशिक शहरों के बारे में। दूसरा है जनगणना की जो रिपोर्ट है और तीसरा है नगर पालिका की रिपोर्ट है। तो ये स्रोत हैं हमारी इस जानकारी के शहरीकरण को समझने की जानकारी के स्रोत हैं। अब बात करते हैं कस्बा, है ना, कस्बा बात करेंगे, उसके बाद शहरों की स्थिति के बारे में बात करेंगे। ये सारी कंप्लीट जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कस्बा। कस्बा जो है ये एक विशिष्ट प्रकार की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। यहाँ पर शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक और शासक रहते थे। तो कस्बा क्या था कि गांवों से कुछ बड़ा लेकिन बड़े शहरों से एक छोटा स्थान होता था जहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ होती थी और साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी यहाँ पर आयोजित होती थी। यहाँ पे मुख्य रूप से शिल्पकार रहते थे, व्यापारी रहते थे, प्रशासक रहते थे और साथ ही साथ शासक लोग भी यहाँ पे रहते थे। ये जो है ना एक प्रकार से शाही शहर और ग्रामीण अंचल के बीच का स्थान था। तो ये एक प्रकार से मध्यम स्थान था, मतलब एक ना तो गांव था और न ही बड़ा शहर था, दोनों के बीच का जो है वो ये एक प्रकार का एक ढांचा था, एक स्थान था जिसे कस्बा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे शहरों की स्थिति के बारे में। तो औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल का मतलब होता है जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर अपना शासन जो अपने हाथ में ले लिया था भारत का, तो वो जो काल कहलाता है वो औपनिवेशिक काल हम उसे कहेंगे। औपनिवेशिक काल में 3 प्रमुख बड़े शहर विकसित हुए। एक था मद्रास, दूसरा था कलकत्ता और तीसरा था बम्बई। तो इन 3 शहरों का विकास हुआ। ये तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे, जैसा कि हम पहले भी पढ़े हैं हमने इसको। और जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। और बाद में ये तीनों शहर शासन के केंद्र बन गए, मतलब यहीं से ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता चलाना शुरू कर दिया था और इन्हें जो है वो प्रेसिडेंसी शहर भी कहा गया था। तीनों को, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे को प्रेसिडेंसी शहरों के नाम से भी
जाना गया। शहरों का महत्व इस बात पर निर्भर करता था कि प्रशासक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ पर है, क्योंकि वही रोजगार और व्यापार के तंत्र मौजूद होते थे। मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जो है वो प्रसिद्ध थे जनसंख्या के केंद्रीकरण के लिए, अपने विशाल भवनों और अपनी शाही शोभा और समृद्धि के लिए। जो मुगल शहर थे उनकी प्रसिद्धि का कारण था वहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती थी, भवन वहाँ पर बड़े विशाल हुआ करते थे, साथ ही साथ इनकी जो शाही शोभा थी, इनका रहन सहन था और उसकी समृद्धि के कारण। और ये जो उस ज़माने के जो शहर थे, मुग़लों के काल के वो शहर जो प्रसिद्ध शहर थे, उसमें आगरा, दिल्ली और लाहौर प्रमुख शहर थे जो कि शाही प्रशासन के केंद्र माने जाते थे। और शाही नगर किलेबंद होते थे, यहाँ पे उद्यान, मस्जिद, मंदिर, मकबरे, कारवा, सराय, बाजार, महाविद्यालय सभी किले के अंदर हुआ करते थे और विभिन्न दरवाजों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। उत्तर भारत के मध्यकालीन शहरों में कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी नगर के आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। अब हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी में परिवर्तन। तो ये जो भाग है 18वीं शताब्दी में परिवर्तन का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरीके की बाकी जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सबके नोट्स आपको मिलेंगे, सबके स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। इन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।